my YouTube channel Universal Fact by Vishal. Today we are going to start new topic, that is levels of management of chapter 1 class 12th. I have uploaded some of the videos you can see in my previous video, which will help you to find out some of the questions which are you in a doubt. So let's start the new topic. Now, levels of management. Here we have 3 levels of management, as you can see in the picture, that is top level management, middle level management and the lower level management. Now, today we are going to start these 3 levels. Okay, so if we'll talk about the top level management, as you can see, I have written some of the names over here. I have written here, that is BOD, Chairman, General Manager, President, Vice President, CEO, Chief Financial Officer and so many on. Now, in the middle level, if we'll talk about, there are some of the heads of the department like Purchase Manager, Sales Manager and many more. If we'll talk about the lower level management, so here are some of the persons who see the employees of the organization like supervisor, clerk, superintendent and many more. So I hope you have understood these 3 levels very clearly. If I speak again, तो टॉप लेवल क्या है? बेसिकली वो पीपल्स हैं या वो वर्कर्स हैं या वो ओनर्स हैं, वी कैन से, जो आपके टॉप में आते हैं, यानी कि जैसे कि कंपनी के ओनर्स हो गए, बीओडी, चेयरपर्सन, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, सीईओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, तो जितने भी हेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो सारे ही आ जाते हैं आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट में. ओके, फिर आ जाते हैं हम मिडिल लेवल में. मिडिल लेवल में भी आपके जैसे कि जो कंपनी, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके जो हेड डिपार्टमेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है. तो जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट हो गया, सेल डिपार्टमेंट हो गया, तो ऐसे ही बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनके अलग अलग हेड बनाए जाते हैं और वो अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, डिसीजन लेते हैं, ठीक है. एंड नेक्स्ट इज लोअर लेवल. लोअर लेवल में भी आपके कुछ ऐसे लोग होते हैं, आपके हेड वी कैन से, ठीक है, जो वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, उनके जो हेड होते हैं, जैसे कि कौन, सुपरवाइजर, क्लर्क, सुपरिटेंडेंट. तो ऐसे ही जो हेड होते हैं, जो अपने नीचे एम्प्लॉयज को देख रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, दैट वी कॉल्ड एज लोअर लेवल मैनेजमेंट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी क्लियरली. नाउ see our next topic, that is functions of top level management. देखिए अभी तक मैंने आपको बताया था कि लेवल्स कितने होते हैं. There are 3 levels, top, middle and low level. Now I told you who come under it. उसके अंदर कौन कौन आ रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया. अब देख लेते हैं इनके functions कि ये क्या क्या काम करते हैं, ठीक है. So let's start with the first top level management functions. अब देखिए इसमें first one है determining the objective of the इंटरप्राइज. सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना है. नाउ ऑब्जेक्टिव मीन्स वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर ऑर्गेनाइजेशन और इन द ऑर्गेनाइजेशन. आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या अचीव करना चाहते हैं, पहले अपना टारगेट सेट करिए. सेकेंड इज फ्रेमिंग ऑफ प्लान एंड पॉलिसीज. अब उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, टॉप लेवल जितना जो भी उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग अब वो प्लान्स और पॉलिसीज बनाएगा. यानी कि देखिए जो उन्हें पता है कि क्या उन्हें अचीव करना है, उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करने वाले हैं, आप काम करने वाले हैं, ठीक है. तो उसी के हिसाब से अब क्या बनेंगी, पॉलिसीज और प्लान्स बनाए जाएंगे. नाउ द थर्ड वन इज ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय पर्सन वर्किंग एट मिडिल लेवल. अब जो मिडिल लेवल में काम कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे. ऑर्गेनाइज इन द वे कि जिसका जो काम है उससे वो असाइन किया जाएगा कि भाई तुम इस डिपार्टमेंट में हो, तुम्हें ये काम करना है, तुम इस डिपार्टमेंट में हो, तुम्हें इससे ये काम करना है. तो हर किसी को उसकी ड्यूटी बताई जाएगी ताकि वो उसके अकॉर्डिंग अपना अपना काम कर सके. नाउ द नेक्स्ट इज असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस, फिक्स्ड एसेट्स और एक्सेट्रा. आप देखिए क्या होगा, अब सेटिंग अपना ऑब्जेक्टिव भी सेट कर लिया है, अपनी प्लान और पॉलिसीज भी बना ली है, कौन किस में क्या काम करेगा ये भी सेट कर दिया है. अब बारी आती है असेंबलिंग करने की,
कि कितना पैसा किस डिपार्टमेंट को देना है, कितने रिसोर्सेज लाने हैं, कितने फिक्स्ड एसेट्स की हमें ज़रूरत है, कितने वर्कर्स की हमें ज़रूरत है, ये सारी ही चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। फिर नेक्स्ट आ जाता है लास्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए सारी ही चीज़ें ओनर कर रहा है, टॉप लेवल मैनेजमेंट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बिजनेस की ग्रोथ और सर्वाइवल की जिम्मेदारी भी किसकी होगी, टॉप लेवल मैनेजमेंट की। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या वेलफेयर होना है, यानी कि कितने अच्छे काम होने हैं, कहाँ कहाँ पर सर्वाइव करना है हमें, ये सारी ही चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। Now, our next function is function of middle level management. There are 4 functions. First one is interpretation of policies. यानी कि जितनी भी policies बनाई जा रही हैं, मिडिल लेवल का काम है कि वो सारी ही पॉलिसीज अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज को जो उनके अंडर पे काम कर रहे हैं, वो सब उन्हें प्रॉपर तरीके से फॉलो करें, माने और उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करें। सेकेंड है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। अब सेकेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस डिपार्टमेंट में कौन आ जाते हैं, हेड आ जाते हैं, जैसे कि कौन, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ठीक है। तो उनका काम क्या है, अपने अंडर पे जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए परचेज डिपार्टमेंट है, ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका रिक्रूटमेंट करना या उनका सिलेक्शन करना, या रिक्रूटमेंट मीन्स उन्हें हायर करना। तो उस डिपार्टमेंट में कौन कौन वर्कर्स आएंगे, किस तरह के आएंगे, किसको सेलेक्ट करना है, किसे जॉब देनी है, ठीक है। तो ये सारी ही चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मिडिल लेवल की होती है, यानी कि एम्प्लॉयज़ का अपने अंडर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका रिक्रूटमेंट करना और सिलेक्शन करना, इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिडिल लेवल मैनेजमेंट की होती है। थर्ड वन इज ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज। ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंट एक्टिविटीज मतलब हो गया कि उस डिपार्टमेंट में, जैसे कि मैंने बताया आपको परचेज डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट में क्या क्या एक्टिविटीज होनी है, किस तरीके से काम होना है। देखिए मैंने आपको बताया था कि टॉप लेवल क्या कर रहा है, प्लान्स और पॉलिसीज बना रहा है, ठीक है, उसे फॉलो कौन कर रहा है, मिडिल लेवल कर रहा है। अब जितने भी पॉलिसीज या प्लान्स बनाए गए हैं जिसे मिडिल लेवल फॉलो कर रहा है, अब वो सारी चीज़ें वो चाहेगा कि उस तरीके से काम हो जिस तरीके से टॉप लेवल चाह रहा है उनसे। तो वो क्या करेगा, मिडिल लेवल जितनी भी एक्टिविटीज़ उन्हें दी गई हैं और असाइन की गई हैं टॉप लेवल के द्वारा, वो सारी ही अपने वर्कर्स से प्रॉपर तरीके से करवाएगा कि अपने वर्कर्स को कहाँ पर कितना काम करना है, कितने यूनिट करना है, कितने दिन में करना है, किस तरीके से करना है, ये सारी ही चीज़ों के इंस्ट्रक्शन कौन देगा, टॉप लेवल नहीं देगा, कौन देगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट आ जाता है कॉपरेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स। अब मान लीजिए अदर डिपार्टमेंट्स मतलब मैंने कि आपको बताया कि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट। अब मान लीजिए कि कोई भी डिपार्टमेंट है, 2 डिपार्टमेंट, जैसे मान लीजिए सेल्स और परचेज डिपार्टमेंट 2 अलग अलग डिपार्टमेंट है। मान लीजिए एक को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो दूसरे से हेल्प मांग सकता है, या दूसरे को अगर किसी की चीज़ की ज़रूरत है तो वो पहले से क्या मांग सकता है, हेल्प मांग सकता है। तो हर डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे, ठीक है, तभी क्या होगा, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से चल पाएगी और वो अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब देखिए इसका फर्स्ट फंक्शन है रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्कर्स। जितनी भी वर्कर्स की प्रॉब्लम्स है उसे क्या करना, रिप्रेजेंट करना, दिखाना। मतलब जैसे मान लीजिए वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सारी ही प्रॉब्लम्स को कौन देखेगा, लोअर लेवल देखेगा। जैसे जो लोअर लेवल में कौन आ गए, सुपरवाइजर आ गए, क्लर्क आ गए, सुपरिटेंडेंट आ गए। तो मान लीजिए उनके एम्प्लॉयज को या उनके वर्कर्स को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उन चीज़ों को सॉल्व कौन करेगा, ना ही मिडिल करेगा ना ही टॉप करेगा, लोअर लेवल के एम्प्लॉयज करेंगे। सेकेंड आ जाता है मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशंस। अब लोअर लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके जितने भी वर्कर्स हैं उन्हें एक अच्छी कंडीशन मिल सके, एक अच्छा इन्वायरमेंट और एक अच्छी वर्किंग कंडीशन मिल सके जहाँ पर वो काम करें। अब मान लीजिए उन्हें चाय पानी नहीं मिल रही है, या खाने पीने के लिए स्पेस नहीं मिल रही है, या बैठने के लिए उन्हें स्पेस नहीं मिल रही है, या फिर इन्वायरमेंट बहुत ख़राब है, या क्लीनिनेस नहीं है, तो क्या होगा, इससे वो बीमार पड़ सकते हैं और अपना काम छोड़ सकते हैं। तो एक अच्छी वर्किंग कंडीशन उन्हें दी जाएगी ताकि वर्कर्स को कोई भी प्रॉब्लम काम करने में ना हो। नेक्स्ट है मेंटेनिंग ऑफ गुड क्वालिटी। अब देखिए
सुपरवाइजर या लोअर लेवल में जितने भी एम्प्लॉयज आ जाते हैं, जितने भी हेड आ जाते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी प्रोडक्ट उनसे बनवाया जा रहा है, उनके वर्कर्स से बनवाया जा रहा है, वो एक अच्छी क्वालिटी में बने। तो इसका ध्यान कौन रखेगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट हेड्स। अब नेक्स्ट और लास्ट आ जाते हैं मिनिमाइजिंग वेस्टेज। अब सुपरवाइजर, क्लर्क, सुपरिटेंडेंट, आप किसी को भी बोल लीजिए, जो भी हेड हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कम से कम क्या हो, वेस्टेज हो, यानी कि वेस्ट ना हो। देखिए कई बार क्या होता है, वर्कर्स इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझते नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन में क्या होता है, वेस्टेज होता है। तो यहाँ पर सुपरवाइजर का काम यही है, ये देखना कि क्या उनके वर्कर्स कोई वेस्टेज तो नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, तो वो कम से कम वेस्टेज कराने की कोशिश करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन तो सभी को पता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है भाई, आप क्लास में बैठे हो, लड़ाई झगड़ा कर लो, तोड़ फोड़ कर लो, कोऑर्डिनेशन हो जाएगा? कभी नहीं होने वाला। अगर आप सपोर्ट, अभी आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि क्लास में कोई शरारत करी और दूसरा उसका साथ दे रहा है, ये भी गलत है, ऐसा भी नहीं करना है। मगर आपने क्या करना है, कोऑर्डिनेशन करना है, साथ मिलकर के काम करना है। कई लोग होमवर्क कर लेते हैं, दूसरे बच्चे को नहीं बताते, कहते हैं नहीं भैया मैंने तो करा ही नहीं है। तो कहाँ यहाँ पर आपकी कोऑर्डिनेशन दिखाई दे रही है? बिल्कुल नहीं। तो कोऑर्डिनेशन मतलब होता है एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक साथ मिलकर के काम करना और एक टारगेट को अचीव करना। तो टारगेट, अब देखिए टारगेट, ऑर्गेनाइजेशन का भी एक टारगेट सेट होता है। अगर वहाँ पर क्या हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो वो टारगेट कभी भी अचीव नहीं कर पाएगा। इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव होता है कि भाई उसके एम्प्लॉयज के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन मीन्स क्या होता है, ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटीज एंड द रिसोर्सेज। अब देखिए क्या कह रहा है, ब्रिंगिंग टुगेदर, यानी कि कोई भी एक्टिविटी को, कोई भी काम को एक साथ करना या फिर कोई भी रिसोर्सेज को एक साथ करना। जैसे कोई भी काम आपको दिया जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर आपको एक टारगेट अचीव करने को बोला गया है। अब क्या हो रहा है, एक दो एम्प्लॉय हैं, दो के बीच में लड़ाई हो रही है, तो वो कहेगा भाई मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा, मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा। तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इस चक्कर में एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, सरवाइव करने लगती है, उसे लॉस होने लगता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन मतलब होता है जहां पर कोई भी काम, कोई एक्टिविटी या कोई भी रिसोर्सेज को साथ मिलकर के करना, आर मेंटेनिंग हार्मनी इन देम। और क्या कह रहा है, हार्मनी मेंटेन करना, हार्मनी मतलब पीस, शांति, कामली काम करना है, लड़ाई झगड़े नहीं करना है, पेशेंटली काम करना है, ठीक है। दैट वी कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेचर, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। आप इसे नेचर भी बोल सकते हो, फीचर्स भी बोल सकते हो और कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो कोऑर्डिनेशन के। अब देखिए फर्स्ट वन है इंटीग्रेट ग्रुप ऑफ एफर्ट्स। इंटीग्रेट ग्रुप ऑफ एफर्ट्स मतलब होता है कि इंटीग्रेट, साथ मिलकर के, आपको ग्रुप में मिलकर के, साथ मिलकर के एफर्ट डालना है किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए, ठीक है। सेकंड कह रहा है इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शंस। आपको क्या करना है, इंश्योर करना है कि सभी लोग जो भी एक्शन मतलब कोई भी काम, जो भी काम कर रहे हैं वो यूनिटी के साथ करें, लड़ाई झगड़ा ना हो रहा हो, ठीक है। थर्ड है इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है। अब ऐसा नहीं है कि इस बार आपको टास्क कंप्लीट करना है तो आप लोगों ने दोस्ती कर ली और फिर टास्क कंप्लीट होने के बाद फिर दुश्मनी कर ली, तो ऐसा नहीं करना है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर एक टास्क मिला है उसमें आप कोऑर्डिनेशन दिखा रहे हो तो दूसरा फिर आपको मिल जाएगा। तो हमेशा क्या है, कोऑर्डिनेशन बना के रखना है। क्यों? बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये हमेशा चलता रहेगा। नेक्स्ट इज परवेसिव। परवेसिव आई टोल्ड यू 110 टाइम्स दैट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। ये एक ऐसी यूनिवर्सल प्रोसेस है जो हर जगह अप्लाई होती है, चाहे वो आपका स्कूल हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे आपका घर हो, चाहे एक ऑर्गेनाइजेशन हो, कहीं भी हो, कोऑर्डिनेशन हर जगह अप्लाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर। अब देखिए
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसकी कंपनी में या उसके डिपार्टमेंट में उसके एम्प्लॉयज़ या उसके वर्कर्स कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें, यूनिटी के साथ काम करें, उनके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट है इट इज अ डेलिबरेट फंक्शन। डेलिबरेट फंक्शन मतलब बहुत ही डेलिबरेट काम करना है, यानी कि बहुत ही शांतिपूर्वक, हार्मनी के साथ, पीसली, कामली, पेशेंटली आपको काम करना है। देखिए, अगर दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे तो इससे क्या होता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं सफ़र करने लगती है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पूरा कोऑर्डिनेशन रखें। मतलब लोगों के बीच में अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उसे वहीं पर ठीक कर दिया जाए। ठीक है, और शांतिपूर्वक वो अपना काम करें, नहीं तो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। सो दीज आर सम ऑफ द नेचर्स, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन। अब देखिए, हमारा लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर में, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है? There are three importance of coordination. First one is size of organization. Second is functional differentiation. Third is specialization. Now let's start with the first one, that is size of the organization. Size of the organization means growth of a business or growth of a organization. अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी ज़्यादा ग्रोथ होती जाएगी, जितना ज़्यादा साइज बढ़ता जाएगा, उतनी ही आपको कोऑर्डिनेशन की वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए, कोई भी एक छोटा बिजनेस है, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ कम है, वर्कर्स कम है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी ऑब्वियस बात है कम होंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन रहेगा और कॉन्फ्लिक्ट्स होते भी हैं तो वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जितना आपका बिजनेस एक्सपेंड करेगा, जितना बढ़ता जाएगा, जितना ग्रोथ करता जाएगा, उतने ही आपकी बिजनेस में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते जाएंगे। ठीक है, तो इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन रखें। ठीक है, अगर आप कोऑर्डिनेशन नहीं रखते हैं तो चीज़ों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाएगी और कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा। सेकेंड है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अब देखिए, इसमें क्या कह रहा है, फंक्शनल मीन्स डिवीजन। देखिए, डिपार्टमेंट को अलग अलग पोर्शन में डिवाइड करना, जैसे कि मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके से काम हो रहा है। अगर उन डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन, जैसे कि प्रोडक्शन हो गई, प्रोडक्शन होने के बाद सेल होनी है। ठीक है, अगर मान लीजिए प्रोडक्शन सही से नहीं बनी, सेल्स वाले ने, जो सेल्स हेड है या सेल्स मैनेजर है, उसने लड़ाई करनी शुरू कर दी प्रोडक्शन मैनेजर के साथ कि नहीं, तुमने काम यूनिट पूरी नहीं दी, हमें टाइम पे नहीं दी, डिले हो रही हैं चीज़ें, तो क्या होगा, यहाँ पर टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा। तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप हर डिपार्टमेंट में, जितने भी आप डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं, उन सारे ही डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन बना रहे, ताकि हर डिपार्टमेंट अपने तरीके से ढंग से काम कर सके विदाउट अ कॉन्फ्लिक्ट्स। थर्ड एंड द लास्ट इज स्पेशलाइजेशन। आपने देखा होगा, अब हर कंपनी में अलग अलग स्पेशलाइज्ड बंदे रखे होते हैं, अलग अलग स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉयज रखे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एचआर का काम है रिक्रूटमेंट करना। ठीक है, तो हर ऐसे ही क्या करे जाते हैं, कोई भी स्पेशलाइज्ड बंदा रखा जाता है ताकि वो उस काम को समझ सके। और ये ज़रूरी भी है, अगर मान लीजिए हर डिपार्टमेंट के लिए स्पेशलाइज्ड पर्सन या एम्प्लॉय रखा जाएगा तो कोऑर्डिनेशन सही तरीके से बन पाएगा। अब जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन मैनेजर है, ठीक है, वो स्पेशलाइज्ड है कि प्रोडक्शन करवाने में। ठीक है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आ भी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ भी रही है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो क्या करेगा, उस चीज़ को अपने तरीके से हैंडल कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो उस काम में क्या है, स्पेशलाइज्ड है। तो क्या है, आप देख रहे होंगे जैसे जैसे चीज़ें एडवांस हो रही हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, अब हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको हर चीज़ का स्पेशलाइज्ड मिल जाता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपके स्कूल में टीचर भी होते हैं, तो हर टीचर अपने अपने सब्जेक्ट में क्या है, स्पेशलाइज्ड है। अब जैसे मैं अगर बिजनेस आप लोगों को पढ़ा रही हूँ और मुझसे बोला जाए कि आप मैथ्स पढ़ा लीजिए, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा मैथ्स पढ़ाना। क्यों? क्योंकि आई डोंट नो हाउ टू कवर द मैथ्स टॉपिक। मुझे नहीं पता कि मैथ्स के टॉपिक कैसे कवर करने हैं। हाँ, लेकिन अगर आप बिजनेस का पूछते हैं, आई एम स्पेशलाइज्ड इन दैट।
ठीक है, तो वहां पर मैं आपको क्या कर सकती हूँ, पूरा पूरा कोऑर्डिनेट कर सकती हूँ। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अपना अपना एक स्पेशलाइज्ड पर्सन जरूर होता है जहां पर कोऑर्डिनेशन बना रहता है और प्रॉब्लम्स नहीं आती है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीट दिस होल टॉपिक। हमने सारे ही टॉपिक कवर कर लिए हैं। अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करूंगी। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स। आपको सारे ही टॉपिक्स समझ में आए होंगे। Now we will meet in our next video with the next chapter, chapter 2 of class 12th. Till then, do like, share, comment and subscribe my channel. Bye bye.